अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर 19 जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर पे बात होगी। जैसा कि करिकुलम में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में हमसे कहा गया कि हम बताएं, डिस्क्राइब करें कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और ये किस तरह से एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज करते हैं हम डेफिनेशन की एडिंग से। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में जो व्हीटस्टोन का पार्ट है ये साइंटिस्ट के लिए है और लेक्चर में थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसको ब्रिज, इसके नाम में ब्रिज का वर्ड क्यों आता है, ये इसको ब्रिज क्यों कहते हैं। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे इसके फंक्शन की बुनियाद पे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ब्रिज है, एक तरह की एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए कहते हैं कि इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम व्हीटस्टोन है, जो कि इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर था। उसने ये ब्रिज इन्वेंट की, ये इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया और उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और काम है इसका अननोन रेजिस्टेंस को काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ जो है वो डिटरमिन करना। सबसे अहम पार्ट जो है स्टूडेंट वो इसका स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग है। तो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर के लिए आप एक और भी हेडिंग बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दें तो भी यही मतलब होगा, तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग भी आप बना सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बनाने के लिए हमें 4 रेजिस्टर्स की ज़रूरत होती है, या ये 4 रेजिस्टर से मिलकर बनी है। ये इतनी अहम बात नहीं है, आमतौर पे सभी बच्चों को याद होती है, लेकिन फिर भी इसको लेके एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसमें जो अहम चीज़ याद रखने के लिए वो ये कि ये जो 4 रेजिस्टर्स हैं, इन 4 रेजिस्टर्स के 3 ग्रुप्स बनते हैं। इसमें से 2 रेजिस्टर्स एक साथ, एक रेजिस्टर अलग और चौथा रेजिस्टर जो है वो अलग है। इन 4 में 2 जो हैं स्टूडेंट्स वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस के साथ होते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस के साथ होने का मतलब है कि उनकी रेजिस्टेंस जो हमने ले ली वही रहनी है, वो तब्दील नहीं होने वाली, फिक्स्ड है, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब इनको कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जी, R1 R2 कुछ भी कह दो। हम यहाँ अपने नोट्स में इनको P और Q कहकर पुकारेंगे। इनकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है और हमें पता होती है नॉन है। तो दूसरा फीचर हो गया, एक तो हो गया फिक्स्ड और दूसरा नॉन है, मालूम है। फिर एक थर्ड जो है वो रेजिस्टर हमें चाहिए। इसकी रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स वो भी हमें नॉन होती है, पता होती है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, ये अपनी नेचर में वेरिएबल है। इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को लेकर स्टूडेंट्स हम अपनी व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करते हैं। थोड़ी देर में इसको बैलेंस करना भी सीखेंगे हम। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस उसको R से इंडिकेट कर रहे हैं, ये थर्ड रेजिस्टेंस या रेजिस्टर हो गया और इसकी वैल्यू भी नॉन होती है। जो फोर्थ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर है स्टूडेंट्स, इसको X से डिनोट करते हैं, कोई सब लेटर यूज़ किया जा सकता है। और ये वो रेजिस्टेंस है जिसे हमें मालूम करना है, जिसे कैलकुलेट करना है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा कि कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, लेकिन अननोन के लिए हम यहाँ पे X का लेटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स अब इन सारी बातों को डायग्राम में जाके एक नज़र देख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 रेजिस्टेंस, ये 4 रेजिस्टर्स मौजूद हैं, P और Q ये तो स्टूडेंट्स नोन है, और R जो है वेरिएबल है, एरो जो है वो मौजूद है। जो रजिस्टर का साइन है उसके ऊपर एरो अगर मौजूद है तो उसका मतलब है ये वेरिएबल रजिस्टर, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और फोर्थ X है। इन चारों को इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि एक लूप जो है वो बन जाए। अब फिर 4 एंड्स बन गए, इन 4 एंड्स को नंबर या नेम करना है तो 1 2 3 4 कर सकते हो, कोई नेम XYZ कुछ कह सकते हो। यहाँ पे हमने इसको लेटर्स A B C और D से इन एंड्स को जो है वो डिनोट कर दिए। अब स्टूडेंट्स ये जो 4 एंड्स बन गए ना, इसमें से दो एंड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। लाइक A जो है वो अपोजिट है C के, इस तरह B जो है वो अपोजिट है D के। तो हमने
बैटरी भी लगानी है और गैल्वेनोमीटर भी अटैच करना है, तो दो एंड्स के ऊपर हम बैटरी लगा देते हैं और दो एंड्स के ऊपर हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। पहले गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, तो इस केस में गैल्वेनोमीटर जो है आप देख सकते हो कि बी और डी के अक्रॉस जो है वो गैल्वेनोमीटर लगाया गया। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे बी और डी के अक्रॉस, तो दो हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्से को हम लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे, ये एक ब्रांच बन गई, ब्रांच 1 है, तो दूसरा पार्ट जो है वो ब्रांच 2 हो गया। ये दो लूप बन गए, लूप 1 और लूप 2, ये ब्रांच 1 और ब्रांच 2। इन दोनों ब्रांचेस को गैल्वेनोमीटर लिंक कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर का जो बीच में आना है ये एक्ट कर रहा है एज ब्रिज। तभी इस व्हीटस्टोन ब्रिज को ब्रिज का नाम देते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर बीच में आता है जो ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है। बनाया उसको व्हीटस्टोन ने, दैट्स वाई इस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। पीछे दो एंड्स बच गए, बी और डी के क्रॉस तो गैल्वेनोमीटर लगा लिया, दो एंड्स बच गए ए और सी। इन दो एंड्स के ऊपर जो है हम बैटरी जो है वो अटैच करेंगे, सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो अटैच करेंगे, सेल अटैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक का टर्मिनल पॉजिटिव वो एंड ए के साथ अटैच कर दिया और दूसरा जो है वो थ्रू स्विच की के, यहाँ पे की के लिए, स्विच के लिए ये अभी ओपन है, साथ अटैच हो जाए, सर्किट पूरा हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये की फार के फार की है या स्विच है, तो नेगेटिव एंड थ्रू स्विच सी टर्मिनल के साथ, ये सी एंड के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया। तो आपने देख लिया कि इसकी डायग्राम जो है वो किस तरह से बनेगी। ये सीधा सीधा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज की जो वर्किंग डायग्राम है वो ड्रॉ करें, तो फिर आपको यही ड्रॉ करके उसको लेबल कर देना है। या हो सकता है कि आपको ये डायग्राम दे दी जाए और आपको लेबल करने के लिए पेपर में जो बोल दिया जाए, और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर जाहिर है आपको खुद बीच में ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसके नंबर हैं अगर ये लॉन्ग में आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग को हमने समझना है, तो वर्किंग की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि यहाँ नोट्स में आपको मैं वर्किंग इसकी समझाऊं, मैं पहले आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ रफ में जाके कि व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना और उस बैलेंस को करके इसको इस्तेमाल करना, इसका एक जनरल आइडिया क्या है उसको हम रफ में जाके समझ लेते हैं। यहाँ पे हम दो लेवल्स ले लेते हैं डिफरेंट। एक यहाँ पे स्टूडेंट्स दो इनपुट्स ले लेता हूँ और दो नीचे जो है वो लाइंस ले लेता हूँ आउटपुट्स के लिए, और इनको मैं अटैच कर देता हूँ एक ब्रिज की मदद से, एक लिंक जो है वो बना देता हूँ। अब कोई पार्टिकल अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो जाहिर है ये हायर लेवल पे है और ये जो है वो लोअर लेवल पे है, तो होगा क्या कि ये पार्टिकल यहाँ से नीचे इस तरफ मूव करके आ जाएगा, हाई टू लोअर लेवल। फिर इसको अपोजिट भी किया जा सकता है, इस तरफ जो है वो हम हायर लेवल बना लें, इस तरफ जो है वो लोअर लेवल बना लें, और इनको हम एक ब्रिज से या आप कह लो कि कनेक्शन से आपस में जोड़ दें। तो अगेन यहाँ पे कोई पार्टिकल रखेंगे तो इस तरफ वो फ्लो करके इधर को आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में ये बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर क्या हो कि हम इनको बराबर पे रख लें, जहाँ से पार्टिकल को लेना है इनपुट के तौर पे जो हिस्सा काम करेगा उसको, और जो आउटपुट के तौर पे हिस्सा काम करेगा उनको हम बराबर एक ही लेवल के ऊपर अगर हम ड्रॉ कर लें, और अब हम इसके दरमियान में एक कनेक्टिविटी, एक जो है वो ब्रिज ड्रॉ कर देते हैं दोनों तरफ। और मैं कहता हूँ कि जिस पार्ट को हम इनपुट के तौर पे ले रहे हैं, यहाँ पे मैं कोई अगर पार्टिकल रखता हूँ तो वो मूव करके इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि दोनों तरफ लेवल जो है वो बराबर है। अब लेवल को वर्ड हटा के आप पोटेंशियल, बिजली के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में, इलेक्ट्रिक सर्किट में आप पोटेंशियल का वर्ड यूज़ करोगे तो आप कहोगे कि दोनों एंड के ऊपर जो पोटेंशियल्स हैं वो इक्वल हैं। जो पोटेंशियल एक एंड पे है वही पोटेंशियल दूसरे एंड पे है, तो कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा फ्लो करता है स्टूडेंट्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट हमेशा फ्लो करेगा। लेकिन जब दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब अनइक्वल होगा तब करंट फ्लो करेगा, लेकिन अगर पोटेंशियल दो एंड्स पे इक्वल हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमने गैल्वेनोमीटर बीच में लगाया ना, गैल्वेनोमीटर हमने इसलिए लगाया कि हम बैलेंस कर सकें व्हीटस्टोन ब्रिज को और देख सकें कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हुई है या नहीं हुई। तो बैलेंसिंग पॉइंट क्या होगा, जब पोटेंशियल दो एंड्स के ऊपर जो है वो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जब दो एंड्स के ऊपर जो है वो पोटेंशियल जो है वो इक्वल है तो इसका मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है
वो पहले डिफ्लेक्ट कर चुकी थी, तो बाद में जैसे ही हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई इसलिए थी कि उसको एडजस्ट कर सकें, वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि नीडल जो है वो वापस आएगी ज़ीरो की तरफ, और ज़ीरो की तरफ नीडल जो है वो अल्टीमेटली ज़ीरो के ऊपर आके नीडल रुक जाएगी। जैसे ही नीडल ज़ीरो के ऊपर आके रुक गई तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे किसी तरह की कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मींस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मींस पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट, और यही मैंने आपको बताया कि वर्किंग प्रिंसिपल भी है। तो बैलेंस कर लिया जब हमने, फिर उसके ऊपर हम अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो चला सकते हैं। तो चले अब हम अपनी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताया डायग्राम में कि एक जो पेयर है अपोजिट जंक्शन का, लाइक ए सी, उसके ऊपर जो है वो बैटरी कनेक्ट कर दी, और दूसरा जो एक पेयर है अपोजिट जंक्शन का, लाइक बी और डी, इस केस में वहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर जो है वो कनेक्ट कर दिया। डायग्राम में आपको ये चीज़ मैं यहाँ पे सिखा चुका, बता चुका कि बी और डी चार आप एंड्स बनते हैं, उसमें दो पेयर्स बन गए अपोजिट के, तो कहीं दो के ऊपर आप गैल्वेनोमीटर लगा लोगे, बाकी जो दो बचेंगे वहाँ पे आप अटैच कर दोगे स्टूडेंट्स बैटरी को। तो ज़रूरी नहीं है कि कौन कहाँ पे अटैच करते हो, एक अपोजिट पेयर पे जंक्शन, एक अपोजिट जंक्शन के ऊपर बैटरी, तो एक अपोजिट जंक्शन के ऊपर लगेगा स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर। तो जो जहाँ पे लगाते हो डायग्राम अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाएगी या अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगी। तो इस केस में एसी जंक्शंस के ऊपर बैटरी और बीडी के ऊपर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, पी और क्यू की वैल्यू जो है वो हम खुद चूज करेंगे। पी कितना हमने सेलेक्ट करना है, पी एक रेजिस्टेंस है जिसके एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, इस तरह क्यू भी एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस के साथ ये रेजिस्टर हमने खुद चूज करना है, पिक करना है। अब हम पिक करते वक्त अपनी एक्सपेक्टेशंस को सामने रखेंगे, हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि जिस रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को हम मेजर करने जा रहे हैं वो कितनी हो सकती है, छोटी है, बड़ी हो सकती है, दरमियानी वैल्यू हो सकती है। अकॉर्डिंगली पी और क्यू की वैल्यू जो है वो हम चूज़ करेंगे। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अननोन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी नहीं है, दरमियानी है, तो पी और क्यू जो है ये भी कोई हाई वैल्यूज़ या लो वैल्यूज़ नहीं लेंगे, ये भी दरमियानी वैल्यूज़ ले लेंगे। फ़र्क कोई नहीं पड़ता, कोई से भी आप वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप एक्सपेक्ट करो कि अननोन रेजिस्टेंस कितनी हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली आप जो फिक्स्ड रेजिस्टर्स हैं उनको चूज़ कर लो, पिक कर लो। इनको सेट कर लिया, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में पी लगा दिया, क्यू लगा दिया, यानी दो रेजिस्टर्स फिक्स्ड रेजिस्टेंस वाला लगा दिए, और फिर तीसरे नंबर पे हमने उसमें अटैच कर देना है जो वेरिएबल रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, वो पहले से ही अटैच होती है, और फिर स्टूडेंट्स जो अननोन रेजिस्टेंस एक्स है वो अटैच कर देनी है साथ। या व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने अटैच कर देना है अननोन रेजिस्टर या अननोन रेजिस्टेंस के साथ। जो की है, जो स्विच है, उसको ऑन करेंगे तो करंट आई जो है वो इनिशियली फ्लो करेगा, क्योंकि इनिशियली व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो अब बैलेंस्ड नहीं है, तो ब्रांचेस दोनों, ये दोनों जो हिस्से हैं वो अनइक्वल है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हमने क्या करना है कि वो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स आर, उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की, जो सुई है, वो वापस ज़ीरो के ऊपर आ जाए, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो आर को एडजस्ट करते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है या नहीं करता, ज़ीरो करंट शो करता है या नहीं करता। तो इस तरह से आर को एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर ज़ीरो करंट शो करे, यानी कोई डिफ्लेक्शन उसकी ना हो। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि जो ब्रिज है स्टूडेंट्स वो बैलेंस्ड है, और ब्रिज चूँकि बैलेंस्ड है तो इस पॉइंट को हम नल पॉइंट कह सकते हैं। नल पॉइंट इसको इसलिए कह सकते हैं कि इस सूरत में कोई करंट फ्लो नहीं करता, करंट की वैल्यू जो है वो नल है, यानी करंट की वैल्यू ज़ीरो है जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है। तो दैट्स वाई इस पॉइंट को नल पॉइंट कह सकते हैं, और ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कहलाएगी, यानी ब्रिज इज बैलेंस्ड अंडर दीज कंडीशंस। स्टूडेंट्स, अब हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन या अपनी डेरिवेशन जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। कंडीशन हमने लगा देनी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो चुकी, और दो चीज़ों को स्पेसिफाई कर लेना है कि ये जो डिफरेंट चार रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं,
इनमें से करंट्स किस में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है और कहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मौजूद है। तो स्टूडेंट्स करंट्स को स्पेसिफाई करें तो हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टर P है उसमें से करंट I जो है वो फ्लो कर रहा है और जो रजिस्टर R है उसमें से करंट I2 जो है वो फ्लो कर रहा है। P में से I1 और R में से I2। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको आप कोई और नाम दे दें। P में से आप कह दें करंट जो है वो I1 नहीं I2 पास कर रहा है और R में से आप कह दें कि I2 नहीं I1 पास कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी जैसी पहली स्टेटमेंट होगी। तो इसको रटने की मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एक कंसेप्ट है कि एक में से करंट अगर I1 है तो दूसरे के लिए आप करंट I2 इस्तेमाल कर लोगे। ये कोई हार्ड फास्ट या कोई तय चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स तो आपको रजिस्टर P नज़र आ रहा है, इसमें से हम कहते हैं कि जी करंट I1 जो है वो पास हो रहा है, तो रजिस्टर R जो है उसमें से करंट जो पास हो रहा है वो I2 है। जैसे मैंने कहा कि आप तब्दील भी कर सकते हो, I2 ऊपर तो I1 नीचे भी लिख सकते हो, तो दूसरी स्टेटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। अब Q और X बच गए। तो स्टूडेंट्स जो गैल्वेनोमीटर है, जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर दिया तो गैल्वेनोमीटर से तो कोई करंट पास नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये जो करंट I है अगर इधर से मूव कर रहा है तो यही करंट I1 जो है पास कर जाएगा Q में से, तो Q में से भी पास करता हुआ जो करंट है वो I1 हो गया। और इसी तरह गैल्वेनोमीटर से तो कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो यही जो I2 करंट है ये X में से पास हो जाएगा। तो हम X के लिए जो करंट ले लेते हैं वो लिख लेते हैं I2। तो I1 जो है इधर Q के लिए और I2 जो है वो R से होता हुआ इधर X के लिए। तो दोनों तरफ हमने करंट जो है वो मार्क कर लिया। अब मैं इसको एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हटा देता हूँ और दोबारा से लिख लेता हूँ। हमने कहा कि भाई P से जो करंट पास हो रहा है I1, R में से जो करंट पास हो रहा है वो I2, गैल्वेनोमीटर से तो कोई करंट जो है वो पास नहीं हो रहा। इसका मतलब है P में से जो करंट है वही अक्रॉस द Q होगा यानी I1, और इस तरह R में से जो करंट गुजर रहा है I2 वही करंट पास करेगा X2 में से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो करंट पास नहीं हो रहा। तो यही Q के लिए I1 और X के लिए I2, ये हमारी अगली स्टेटमेंट हो जाएगी पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगेन आप लिखोगे गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा अंडर दी बैलेंस कंडीशन, तो Q से जो करंट है वो I1 और X से जो करंट है वो I2 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली जैसे बताया। अब हम जिक्र कर लेते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल्स का। अगेन कंडीशन को जो है हम रेफर करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर रीड 0 यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो जो B और D है ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। आपको बताया जब शुरू में समझा रहा था यहाँ पे रफ में कि करंट स्टूडेंट्स तभी पास होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वहाँ पे इक्वल पोटेंशियल्स हैं, तभी कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पे आप देखो कि B और D पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था, डायग्राम में देख लें B और D पे गैल्वेनोमीटर जो है वो लगाया हुआ है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल B का है उतना ही पोटेंशियल D का है, दोनों सेम पोटेंशियल पे मौजूद हैं। अगर B और D का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली A और C का जो पोटेंशियल है वो भी सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही लाइन आपको आगे मिलेगी। तो B और D पे पोटेंशियल सेम हो गया, तो यही आप बात फिर कह सकते हो कि जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, अगेन जो आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा अक्रॉस A B, इसको पोटेंशियल कह लो, जो वोल्टेज ड्रॉप कह लो, एक ही बात है। और इसी तरह अक्रॉस ए डी जो आपको पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा वो भी इक्वल होगा। डायग्राम में स्टूडेंट्स देखें ए टू बी और ए टू डी, तो ए टू बी जाएँ तो यहाँ पे बीच में है रजिस्टर पी है, तो इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो, और जब ए से डी की तरफ जो है वो करंट फ्लो करे तो आर के क्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ये दोनों बराबर होने चाहिए। चूँकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो इसी तरह दूसरे लूप में, ये तो पहला लूप हो गया ना, चलें इसको 1 कह दें। दूसरा जो लूप है, ये दूसरी जो ब्रांच है, उसमें Q और X को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि Q के क्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो X के क्रॉस भी आना चाहिए।
तो बी टू सी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डी टू सी आपको देखने को मिलता है, वो भी इक्वल होने चाहिए। इन सारी बातों को जब हमने नोट कर लिया, लिस्ट बना ली, अब इसको मैथमेटिकल अंदाज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगेन अंडर द बैलेंस कंडीशन, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी वो इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस ए डी, ऊपर लिखा भी ए से बी और ए से डी बराबर है। तो ए से बी जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ए से बी में जो रेजिस्टर आ रहा है वो पी, या जो रेजिस्टेंस है उसको हमने पी कह दिया, और जो करंट है हमने उसको I1 से कह दिया है। ये ऊपर ही हम डिफाइन कर चुके अपनी स्टार्टिंग में ही, वर्किंग में भी, कि पी में से जो करंट पास हो रहा है वो I है, I1 है, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स IR के, और पी जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टर पी की, उसको पी से इंडिकेट कर रहे हैं, और वहाँ पे जो करंट उसमें से पास हो रहा है वो I1 है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ऑटोमेटिकली I1P तो बन जाएगा। दूसरी तरफ ए और डी के अक्रॉस में देखें तो ए और डी के दरमियान में जो रेजिस्टेंस हमने लगा रखी है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ए और डी के दरमियान में। चले मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं ताकि चीज़ों को विजुलाइज करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आपको देखो ए और बी के दरमियान में पी था, यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा, ये जो रेजिस्टेंस पी है इसको यहाँ से गुजरता हुआ करंट I1 उससे मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, आर से जो करंट निकला वो I2 इसमें से जो पास हुआ, और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह Q जो है, इधर अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप लेना है तो Q में से जो करंट पास हो रहा है ये अगेन I1 है, और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आएगा जब Q को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह X के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो जो करंट यहाँ से पास हो रहा है हमने तय किया ऊपर के I2 है, और जो रेजिस्टेंस है वो X है। तो 4 रेजिस्टर्स हैं, ये रेजिस्टेंसेस हैं, सब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए बी और ए डी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है, वो हमने नोट कर लिया। इसी तरह दूसरी तरफ जो बी सी और डी सी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नोट कर लिया, I1Q और I2X आपको बता चुका। तो दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को डिवाइड करना, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से, तो I1P डिवाइडेड बाय I1Q। इसी तरह राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 की I2R डिवाइडेड बाय I2X, ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारी एक रेशो, बल्कि इसको प्रोपोर्शन कहना चाहिए। एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, दो इक्वल रेशो जो हैं उनके कम्बिनेशन को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ये चलो इजाफी बात होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो करंट्स हैं ये तो सारे इक्वल है ना, बराबर हैं, क्योंकि अंडर द बैलेंस कंडीशंस एक ही जैसा करंट जो है वो पास हो रहा है, एक ही जैसा करंट जो है वो पास हो रहा है, तो आप इन सारे करंट्स को जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हो। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो नतीजा क्या रह जाएगा, P डिवाइड बाई Q, और राइट हैंड साइड पे R डिवाइडेड बाई X। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो PX और इधर हो जाएगा QR या RQ। हमारा टारगेट है X को निकालना, तो इसके लिए P इस तरफ लाकर हम डिवाइड कर देंगे, तो RQ डिवाइड बाई P हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू RQ डिवाइड बाई P। तो स्टूडेंट्स X क्या है, X इज अननोन रेजिस्टेंस, तो R जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, नोन है, Q फिक्स्ड है, नोन है, P फिक्स्ड है, नोन है। तो इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर लेंगे, और हमें पता है कि बैलेंस कंडीशन में R कितना है, Q कितना है, P कितना है, फार्मूले में R Q P की वैल्यू पुट करेंगे, X कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है जी व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।